हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति के बारे में। चलिए देखते हैं। आप लोग को पढ़ाए थे, देखते हैं कहां तक पढ़ाए थे। प्रश्नावली 5.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए 7 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। चलिए देखिए, 7वां क्वेश्चन। सीता, गीता तथा उर्मिला 3 मित्र हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। सीता, गीता तथा उर्मिला 3 मित्र हैं। सीता, गीता तथा उर्मिला 3 मित्र हैं। गीता और उर्मिला उम्र में समान हैं। गीता और उर्मिला, गीता और उर्मिला उम्र में समान हैं। ध्यान दीजिएगा, गीता और उर्मिला उम्र में समान हैं। गीता और उर्मिला, सीता और गीता उम्र में समान है। पहले सीता और गीता लिखा है। सीता और गीता उम्र में समान हैं तथा गीता और उर्मिला, गीता और उर्मिला उम्र में समान हैं। उम्र में समान हैं। सीता और उर्मिला के सापेक्षिक उम्र के लिए, सीता और उर्मिला की सापेक्षिक का मतलब सीता के सापेक्ष उर्मिला, सीता और उर्मिला की सापेक्षिक उम्र के लिए यूक्लिड की कौन सा अभिगृहित उपयोग करेंगे? उम्र के लिए, उम्र के लिए यूक्लिड का कौन सा अभिगृहित, कौन सा अभिगृहित उपयोग करेंगे? देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि यूक्लिड का अभिगृहित क्या है। ध्यान दीजिए, यूक्लिड का अभिगृहित और अभिधारणाएं, दो चीज यूक्लिड ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड ने अभिगृहित दिया था और अभिधारणाएं दिया था। अभिगृहित 7 हैं और अभिधारणाएं 5 हैं। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड के जो अभिगृहित हैं वो 7 हैं और अभिधारणाएं कितनी हैं? 5 हैं। अभिधारणाओं के बारे में हम आप लोग को बताए थे। अभिधारणाएं देखिए, यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड की अभिधारणाएं, आप लोग को अभिधारणा के बारे में हम बताए थे। पहली अभिधारणा थी, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु से संबंधित, एक बिंदु से कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे संबंधित थी। ध्यान दीजिएगा। दूसरी अभिधारणा थी एक शांत रेखाखंड से, एक शांत रेखाखंड है, इसको किसी भी निश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है।
चाहे इधर बढ़ाइए चाहे इधर बढ़ाइए, एक शांत रेखाखंड को किसी भी निश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। ये दूसरा था। तीसरा था वृत्त से संबंधित, वृत्त की त्रिज्या से संबंधित। ध्यान दीजिए, तीसरा था वृत्त की त्रिज्या से संबंधित। ध्यान दीजिए, वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से मिलाने पर उसकी त्रिज्या होती है। ध्यान दीजिए, केंद्र से चाहे जहां मिला दीजिए, ये सभी बराबर होंगे आपस में, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और चौथी अभिधारणा थी समकोण त्रिभुज से संबंधित, सॉरी केवल समकोण से संबंधित। अगर कोई भी रेखा समकोण, सॉरी कोई भी दो रेखा मिला के समकोण बना रही है तो रेखा चाहे बड़ी होगी चाहे छोटी होगी, लेकिन ये कोण हमेशा बराबर होंगे। चाहे ये इतना बड़ा हो, ये इतना, और ये इतना छोटा हो, लेकिन ये कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये उनकी चौथी अभिधारणा थी। और पांचवी अभिधारणा थी, ध्यान दीजिए, पांचवी अभिधारणा थी प्रतिच्छेदी रेखा से संबंधित। ये ध्यान दीजिएगा, उनका मतलब था ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ के 180 अंश के बराबर होता है, यानी दो समकोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये रेखा और ध्यान, जब दो रेखाएं समांतर हो, उस पे एक रेखा पड़ी हो, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। इसका इसका योगफल, या इसका इसका योगफल, या इसका इसका योगफल। ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, ये उनकी 5 अभिधारणाएं थी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये उनकी 5 अभिधारणाएं थी। फिर उनका अभिगृहित था, अभिगृहित कुल उनके कितने थे, यूक्लिड के 7 थे। आपकी किताब में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, 7 अभिगृहित। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया है, सीता, गीता तथा उर्मिला 3 मित्र हैं। 3 मित्र हैं, सीता और गीता उम्र में समान है, यानी कि सीता बराबर गीता, सीता की उम्र और गीता की उम्र समान है। फिर तथा गीता और उर्मिला समान है। अब देखिए, गीता जो है वो उर्मिला के समान है, गीता उर्मिला के समान है। सीता और उर्मिला की सापेक्षिक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सीता गीता बराबर, गीता उर्मिला बराबर, तो हमको सीता और उर्मिला में संबंध बताना है। ध्यान दीजिएगा, सीता गीता के बराबर और गीता जो है वो उर्मिला के बराबर। ध्यान दीजिएगा, तो सीता और उर्मिला की सापेक्षिक उम्र, यानी सीता और उर्मिला के सापेक्ष तुलना करना है। ध्यान दीजिएगा, सीता और उर्मिला की सापेक्षिक उम्र के लिए यूक्लिड का कौन सा अभिगृहित प्रयोग करें। ध्यान दीजिए, इसमें यूक्लिड का पहला अभिगृहित प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग को हम बता देंगे क्या है पहला अभिगृहित। इसमें यूक्लिड का कौन सा अभिगृहित प्रयोग होगा, सॉरी हाँ, कौन सा अभिगृहित प्रयोग होगा, पहला अभिगृहित। ध्यान दीजिए, पहला अभिगृहित कहता क्या है, यदि कोई भी वस्तु एक वस्तु के बराबर है, यदि कोई भी वस्तु एक वस्तु के बराबर है, तो वो सभी वस्तुएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोग, चलिए हम लिख देते हैं। सबसे पहले अभिगृहित उनके 7 हैं, 7 को हम लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोले हैं यूक्लिड का कौन सा अभिगृहित उपयोग करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा पहला अभिगृहित, पहला अभिगृहित। अब देखिए, इसमें कौन सा अभिगृहित प्रयोग करेंगे, पहला अभिगृहित। अब देखिए, अब हम 7 अभिगृहित इनका लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा,
और आप लोग को समझा दे रहे हैं सही से। इसका उत्तर हो जाएगा पहला अभिगृहित। चलिए देखिए, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ध्यान दीजिए, पहला वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। देखिए बच्चों, ये अभिगृहित और अभिधारणाएं आपकी किताब में दिया गया है। ये पांचों उनकी अभिधारणाएं हैं और अभिगृहित उनके कुल 7 हैं। देखिए, पहला अभिगृहित, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो आपस में बराबर होती हैं। अभी आप लोगों को हम यही बता रहे थे। गीता, ध्यान दीजिए, 3 मित्र हैं, सीता, गीता और मिला। सीता और गीता बराबर, यानी सीता और गीता, एस का मतलब सीता, जी का मतलब गीता बराबर। गीता और उर्मिला बराबर, गीता और उर्मिला बराबर, यू, गीता और उर्मिला बराबर। तो फिर हम लोगों को सीता के सापेक्ष उर्मिला में आना था, सीता और उर्मिला सापेक्ष। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी सीता और उर्मिला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब एक वस्तु दूसरी के बराबर और दूसरी तीसरी के बराबर, तो पहली और तीसरी भी तो आपस में बराबर ही होगी। यही इनका पहला अभिगृहित है, ये पहला अभिगृहित। अब दूसरा लिखते हैं। कुल इनके 7 अभिगृहित हैं, सातों आप लोग को हम लिख के बता दे रहे हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, पूर्ण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा दूसरे अभिधारणा है, सॉरी दूसरा अभिगृहित है। अब हम लोग आते हैं तीसरा अभिगृहित क्या है। यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। तीसरा है, यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, बराबर को बराबर में जोड़ेंगे तो योगफल भी बराबर, और बराबर को बराबर से घटाएंगे तो जो बचेगा वो भी बराबर। ध्यान दीजिएगा, 3 अभिधारणा हम आप लोगों के सामने लिख दिए। फिर देखिए चौथी अभिधारणा क्या है इनकी। चौथी है, यदि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर, परस्पर का मतलब आपस में, परस्पर संपाती होती हैं, संपाती हों, आपस में बराबर होती हैं। ध्यान दीजिए, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों आपस में बराबर होती हैं। ये हो गया कौन सा, 1 2 3 4, चौथी अभिधारणा हो गया। इसके बाद में पांचवी, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। हाँ, इसको देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब समझिए, पूर्ण, देखिए, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब जान लीजिए, जैसे देखिए ये पूरा गोला है, ये अपना पूर्ण भाग है, यानी ये पूरा भाग है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गोला हमारा क्या है, पूर्ण है। पूर्ण अपने भाग से, मान लीजिए इसका भाग कर दिया जाए,
आधा कर दिया गया। अब देखिए ये पूरे गोले का भाग कर दिए हम। तो अब आप लोग ही बता दीजिए पूर्ण जो होगा वो अपने गोले से बड़ा होगा कि नहीं होगा, सॉरी अपने इस भाग से बड़ा होगा कि नहीं होगा, अपने आप ही होगा। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण जो होता है वो हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। समझिए अच्छी तरह से। मान लीजिए जैसे बताया आप लोग को, चलिए देखिए, मान लीजिए गोला था, इसका इतना भाग निकाल दिए। अब देखिए ये जो पूरा गोला था वो अपने इतने भाग से बड़ा था कि नहीं था, बड़ा था। तो कहने का मतलब पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, यही है। फिर छठवां अभिगृहित देख लीजिए, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी वस्तु का दो गुना करा जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई एक वस्तु है उसका चाहे जितना दुगना किया जाए वो सभी आपस में क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। कोई एक वस्तु ले लिया जाए, उसका दो गुना, फिर उसी का दो गुना, उसका दो गुना, उसी का दो गुना। अगर किसी वस्तु का दो गुना बार बार करेंगे तो जितने भी दो गुने होंगे सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए इसके बाद में एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, इसको भी लिख लीजिए। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, एक ही वस्तु के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई वस्तु है उसका आधा, चाहे जितना आधा किया जाए वो आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। यही बच्चों ध्यान दीजिए, उनकी 7 अभिगृहित और 5 अभिधारणाएं हैं। यूक्लिड के 7 अभिगृहित और 5 अभिधारणाएं हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये आपकी किताब में दिया गया है, अभिगृहित भी दिया गया है, अभिधारणाएं भी दी गई हैं। इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, तो हमारा ये क्वेश्चन था बराबर वाला, यानी इसका, इसमें यूक्लिड का कौन सी अभिधारणा प्रयोग करेंगे, कौन सा अभिगृहित प्रयोग करेंगे, पहला अभिगृहित। पहला का मतलब वही वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, आपस में बराबर होती है। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया। इसके बाद में आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये वाला 5वीं अभिधारणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण अपने भाग से बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण अपने भाग से बराबर होता है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8वां देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर हैं। 8वां, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं तीसरी रेखा के, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर हैं तो दोनों रेखाएं स्वयं समांतर हैं, के समांतर हैं तो दोनों रेखाएं स्वयं समांतर हैं। चलिए देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं
कोई भी दो रेखा है, मान लीजिए एक रेखा ये, एक रेखा ये, इसको ए भी लिख दीजिए, इसको पी क्यू लिख दीजिए। दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर हैं, कोई एक तीसरी रेखा है, चलिए इसको एम एन लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, तीसरी रेखा है, तीसरी रेखा के समांतर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो तीसरी रेखा के समांतर हैं, यानी कि इसके समांतर ये वाली और इसी के समांतर ये वाली भी। ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों हैं वो इस तीसरी के समांतर हैं, तीसरी के समांतर ये वाली और तीसरी के समांतर ये वाली। ये फर्स्ट रेखा, ये सेकेंड रेखा, ये थर्ड रेखा। तो वे दोनों रेखाएं स्वयं समांतर हैं, तो वे दोनों मतलब जो पहले से हैं ये दोनों स्वयं समांतर हैं। हाँ, दोनों समांतर हैं। आप लोग लिख सकते हैं, एक बार लिख दीजिएगा, इसके समांतर ये वाली और इसके समांतर ये वाली, लिख दीजिएगा एम एन समांतर पी क्यू एक बार, फिर इसी एम एन के समांतर ए बी। ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन, जब एम एन समांतर पी क्यू, इसके समांतर ये वाली और इसी के समांतर ये वाली, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अतः ए बी समांतर पी क्यू, बस इसको आप लोग अपने आप से लिख दीजिएगा। अतः ए बी समांतर पी क्यू। बच्चों बस 10 सेकंड वेट करिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगी। यही हमको सिद्ध करना है। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 9वां, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आकृति 5.16 आकृति 5.16 में यदि AC बराबर BD, यदि AC बराबर BD, यदि AC बराबर BD, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। चलिए देखिए, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आकृति 5.16 में AC बराबर BD, ये हमारा D है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। चलिए देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बस समझ लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक चित्र बना है, चित्र हम बनाते हैं, चित्र हमारा इस तरह से बना है। A B C और D, देखिए 4 बिंदु हमें दिया गया है, एक रेखा पे 4 बिंदु दिया गया है, A B C D, 4 बिंदु। अब देखिए समझिए इसको, हमको दिया गया है AC बराबर BD, कितना दिया गया है, AC बराबर BD, और सिद्ध करना है AB बराबर CD। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, ये हमको दिया गया है, इसको लिख दीजिएगा, ये दिया है। अब देखिए AC बराबर BD दिया गया है,
हम लोग सबसे पहले AC का मान निकाल लेंगे, फिर BD का मान निकाल लेंगे, दोनों का मान दोनों के स्थान पर रख देंगे, हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहले चलिए AC का मान निकाल लिया जाए, यहां रख दिया जाएगा, फिर BD का मान निकाल लिया जाए, यहां रख दिया जाएगा। बस चलिए सबसे पहले AC का मान ज्ञात करिए। देखिए चित्र से ध्यान दीजिएगा, चित्र में AC बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए जो AC बना है यहां से यहां तक, AC जो है वो AB को और BC को जोड़ के बना है, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा AC बराबर AB प्लस BC। देखिए बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, यहां से यहां तक जो रेखा है ये और प्लस ये दोनों को जोड़ के तो यहां से यहां तक बना है, ध्यान दीजिएगा। A से लेकर C तक जो रेखा बनी है वो इसको और इसको छोटी वाली को दोनों को जोड़ के बनी है, तो AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। इसको लिख दिए, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। अब AC का मान हम ज्ञात कर लिए, अब BD का मान ज्ञात करिए। BD, अब देखिए जो BD बना है वो कैसे बना है, B यहां से यहां तक D, अब बीच में एक बिंदु C भी है, तो BD जो बना है वो BC और CD को जोड़ के बना है। ध्यान दीजिएगा BC यहां से B से लेकर D तक जो बना है वो BC और CD को जोड़ के बना है, ये हो जाएगा BC प्लस CD। ये समीकरण 2 हो गया। अब AC के स्थान पे AC का मान, BD के स्थान पे BD का मान रख दिया जाए। लिख लीजिएगा समीकरण 1 व 2 से AC तथा BD का मान रखने पर रख दीजिए। AC का मान कितना है, AC का मान हमारा इतना आया है, AB और प्लस BC बराबर BD का मान कितना आया है, BC और प्लस CD। अब देखिए बच्चों BC हमारा इधर भी है और इधर भी है, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, चाहे इस तरह से काट दीजिए चाहे पक्षांतर करेंगे तब भी कट जाएगा। इधर प्लस BC है, ये BC इधर आएगा तो माइनस BC हो जाएगा, तब भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, वही बच गया जो हमें लाना था, AB बराबर CD। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, यानी हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। चाहे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, चाहे इति सिद्धम या सिद्ध हो गया, कुछ भी लिख दीजिएगा। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां सिद्ध हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 9वां हो गया हमारा। नौवां के बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। एक क्वेश्चन और है, यूक्लिड की अभिगृहित की सूची में दिया हुआ 10वां क्वेश्चन, यूक्लिड की अभिगृहित की सूची में दिया हुआ, यूक्लिड की अभिगृहित की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। सत्य क्यों माना जाता है।
सर्वव्यापी सत्य, मतलब जो हर जगह व्याप्त हो, मतलब जो 100% सत्य हो, जो कहीं भी किसी भी कंडीशन में असत्य ना हो, जो हमेशा सत्य हो। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो सभी जगह, चाहे आसमान में, चाहे पृथ्वी पर, चाहे ध्रुव पर, समझ लीजिए, चाहे विषुवत रेखा पर, जहां भी जाएं ये अभिगृहित हमेशा सत्य हो, सर्वव्यापी सत्य है। क्यों माना जाता है? चलिए देखिए, अभिगृहित कौन सा दिया है? 5। पांचवा अभिगृहित क्या था आपका? अभी आप लोग को हम बताया था 7 अभिगृहित के बारे में। पांचवा था पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। यही तो दिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। पूर्ण, हाँ, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा। कोई भी चीज पूर्ण होगी तो वो हमेशा अपने भाग से बड़ी होगी। इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, इसमें किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। पूर्ण हमेशा, आप लोग उत्तर लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। सत्य क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा ही होगा। इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। यह हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा सर्वव्यापी सत्य है, इसमें किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। भाई ये देखिए, ये हमारा पेन है, ये पेन का जो ब्लैक वाला भाग जिसको कैप है, देखिए ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला कैप जो है ये इसका पूर्ण भाग है। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक ये इसका पूर्ण भाग है, पूर्ण है ये पूरा, यानी पूर्ण का मतलब पूरा, ये पूरा भाग है। और ये इसका एक टुकड़ा है, यानी इसका एक भाग है। इस पूरे मार्कर का एक भाग ये है। तो अब बताइए आप लोग, ये मार्कर जो है हमेशा इस भाग से बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस वाले भाग से क्या होगा? बड़ा होगा। वही तो दिया है, पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है, 100% होगा। इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। या फिर आप लोग देखिए, जैसे कह दिया जाए पिता हमेशा अपने पुत्र से बड़ा होगा, तो इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है? आखिर पुत्र पिता ही का तो भाग है। ध्यान दीजिएगा, आखिर पुत्र जो है वो अपने पिता का अंश ही तो है। इसमें प्रमाण की कहां से जरूरत है? तो कहने का मतलब, इसका उत्तर आप लोग खुद से लिख दीजिएगा। लिख दीजिएगा, पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है, इसमें किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। यही आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा, इसमें किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। यह सर्वव्यापी सत्य है, यह सर्वव्यापी सत्य है कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। कह दिया जाए पिता अपने पुत्र से हमेशा बड़ा होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य है। आखिर पुत्र अपने पिता ही का तो अंश है, तो पिता हमेशा बड़ा होगा। ये मार्कर, ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसी मार्कर का तो अंश है, इसी मार्कर का तो भाग है, तो ये मार्कर हमेशा बड़ा होगा इस छोटे वाले से। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा पूरा हो गया। प्रश्नावली 5.1 पूरा। इसके बाद में शुरुआत करेंगे अगली अगला चैप्टर शुरू होगा। अब 6वां चैप्टर, रेखा और कोण। चलिए आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।